ठीक है, एनईडी पास पेपर में एक और लेक्चर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 68 MCQs हैं इसके अंदर एनईडी के 2023 के, राउंड 1 राउंड 2 मतलब तमाम डेज़ के। तो ये तमाम वो MCQs हैं जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हासिल किए गए। इसके बाद अगर आप इसको भी कर लेंगे ना तो बस वही MCQs बचेंगे जो मैंने खुद कलेक्ट किए हैं पर्सनली, बस वो एक रह जाएंगे। तो बाकी जो PDF के अंदर जो होते हैं वो ये सारे होते हैं जो MCQs हम कर रहे हैं। तो 3 लेक्चर तो मैंने कर दिया है 100 MCQs के लिहाज से, 3 लेक्चर, ये चौथा लेक्चर है। तो 368 MCQs टोटल हो जाएंगे हमारे केमिस्ट्री के। 300 उधर हो गए और 168 इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको PDF इसका भेज दिया है, जितने स्टूडेंट्स ने मांगा ग्रुप में भेजा हुआ है, सबके पास है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ ही पेजेस हैं, ज़्यादा नहीं है। स्लाइड की सूरत में ये ज़्यादा मिलेगा बट पेजेस के अंदर ये कम हो जाते हैं, क्योंकि एक स्लाइड में ज़्यादा नहीं ना 8 MCQs आ रहे हैं, लेकिन एक पेज में तकरीबन 30-35 आ जाते हैं। ठीक है, तो एनईडी के लिहाज से 2024 के लिए राउंड 1 जो 4 मई को हो रहा है, 4, 5, 6 मई को, उसके लिए यहाँ पर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो आज हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला MCQs है, एज द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2 आर कंसिडर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दे आर जनरली डिक्रीज इन डैश। लेफ्ट से राइट में किस चीज़ में डिक्रीमेंट आती है, कोई बता सकता है? मेटालिक कैरेक्टर में डिक्रीमेंट आती है, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डाउन हो रहा होता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा होता है, इसलिए प्रोडक्ट टेबल के राइट साइड पर आपको ज़्यादातर नॉन मेटल्स मिलते हैं, गैसेस मतलब। सेकंड, विच इज़ इनकंसिस्टेंट विद काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। हाँ भाई, कौन सी बात इनकंसिस्टेंट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के लिहाज से? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 में, डी ऑप्शन। फर्स्ट ए लिखा हुआ गैस मॉलिक्यूल इज इन रैंडम स्टेट मोशन, ये तो सही बात है। इनकरेक्ट बोले, इनकंसिस्टेंट से मुराद हो कि जो बात इनकरेक्ट है। बी, ये गैस मॉलिक्यूल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर ईच अदर। रियल गैसेस में तो होती है, आइडियल गैस में नहीं होती अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस। अभी देखते हैं सी और डी ऑप्शन भी। ओके, सी ऑप्शन है, गैस मॉलिक्यूल्स हैव अ नेग्लिजिबल वॉल्यूम एज कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम दैट ऑक्यूपाई। बिल्कुल सही बात है, गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। डी क्या है? कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स लीड्स टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दैट इज कंजर्व्ड। कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स लीड्स टू ट्रांसफर एनर्जी दैट इज कंजर्व्ड। तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जब टकराव होता है, कोलिजन होता है, तो इस कोलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिकली के लोग कोलाइड करते हैं, और जब इलास्टिक कोलिजन होती है तो उसमें एनर्जी कंजर्व होती है। तो यह सही बात तो लिखी हुई है, एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। तो एनर्जी कंजर्व होती है ना, मतलब एक बॉडी अपने एनर्जी कंजर्व होती है ना, तो एनर्जी ट्रांसफर ही होती है, पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी पूरी एनर्जी ट्रांसफ़र कर दे रही है, लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर टकराया और हमने पूरी एनर्जी सामने वाले को दे दी, तो इसका मतलब एनर्जी कंजर्व हो गई। यही तो है इलास्टिक कोलिजन जिसको हम लोग कहते हैं ना। तो बात यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, चूँकि गैस इसके मुताबिक गैस आइडियल गैस के लिए था वैसे ही कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस हैव नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन। याद आ रहा है कुछ? तो ये बी ऑप्शन इनकंसिस्टेंट है, चूँकि यह कह रहे हैं कि यहाँ पर फोर्सेज होती हैं। वैसे होना क्या चाहिए था, बेहतर ये होता अगर मैं इनकी जगह पर होता तो मैं आइडियल भी लिखता यहाँ पर, क्योंकि रियल गैस में तो वाकई में अट्रैक्शन और रिपल्जन होती है फोर्सेस में। आइडियल गैस के लिए पॉइंट था ये, तो इसका पूरा पॉइंट ये था ना कि फॉर एन आइडियल गैस देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन। सही है, तो ये आइडियल हो जाता तो शायद ज़्यादा बेहतर ये बन जाता। थर्ड MCQs आते हैं, बायर्स प्रोसेस यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन। ये तो पढ़ा हुआ है। यस, बायर्स के लिए क्या होता है, किसकी प्यूरिफिकेशन होती है? बॉक्साइट की होती है, बिल्कुल सही। बॉक्साइट क्या है बेटा? एल्यूमिनियम का एक और है, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.NH2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट। फोर्थ है, अल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद KOH गिव्स। वैसे ही यहाँ अनक्लियर क्वेश्चन है, क्योंकि जब KOH से रिएक्शन करेगा तो अल्कोहल भी दे सकेगा और अल्कीन भी दे सकेगा, डिपेंड करेगा कि मीडियम क्या है, एक्वस है कि अल्कोहलिक है। तो यहाँ देखते हैं कि अगर अल्कीन या अल्कोहल में से कोई एक होगा तो सही ऑप्शन है, अगर दोनों होगा तो बोथ हो जाएगा। देखते हैं क्या ऑप्शन में, अल्कीन है
बस तो अल्कीन ही आ जाएगा, बिल्कुल सही, चूँकि एलिमिनेशन है तो ये KOH अल्कोहलिक ही है इसका मतलब। बात समझ में आ गई, वरना क्वेश्चन बड़ा अनक्लियर था ये। क्वेश्चन 5, विच प्रॉपर्टी इज सेम इन एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल? बोलो। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है। एक ग्रुप के अंदर सारे एलिमेंट्स जो होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आते हैं। 6 है, पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट्स एज डैश, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही। KMnO4 कह रहे हैं ना, पोटेशियम ऑफ परमैंगनेट नहीं होता, पोटेशियम परमैंगनेट होता है। 7th है, कोलेस्ट्रॉल, कोलिक एसिड एंड प्रोजेस्टेरॉन आर डैश, एस्टेरॉइड है सारे, ये बिल्कुल सही। बायोकेमिस्ट्री से आ रहे हैं ना MCQs, अच्छा खासा आता है। 8 है, हाइड्रोजन फ्रॉम सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स, ओके, हाइड्रोजन फॉर्म्स, थोड़ा सा ना टाइपिंग मिस्टेक है इस PDF के अंदर, हाइड्रोजन फॉर्म्स सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ, इस तरह से। अच्छा, ये हमारी ओल्ड बुक का टॉपिक है बेटा, ओल्ड बुक का टॉपिक है। ओल्ड बुक में हमारे कभी चैप्टर नंबर 2 हुआ करता था सेकेंड ईयर में, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, हाइड्रोजन। इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ा करते थे बेटा हाइड्राइड्स के बारे में। हाइड्राइड्स किसे कहा जाता था? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब किसी एलिमेंट से कंबाइन होता है तो हाइड्राइड बनता है। अब हाइड्राइड के मल्टीपल टाइप्स होते थे, आयनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, मेटेलिक हाइड्राइड्स, बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, 6 टाइप्स होते थे ओल्ड बुक के अंदर इसके। तो अब उतने डिटेल में नहीं पढ़ना हम इनके बारे में, चूँकि हम कौन सा सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं। तो एक हाइड्राइड ना बेटा होता था जिसमें हमेशा क्या होता था कि जो 1A 2A ग्रुप के मेटल्स, 1A ग्रुप के और 2A ग्रुप के मेटल्स रिएक्शन करते थे हाइड्रोजन से, तो इससे जो हाइड्राइड बनता था उसको कहा जाता था आयनिक हाइड्राइड, चूँकि इसमें आयनिक बॉन्डिंग होती थी और आयनिक कंपाउंड्स होते थे ये। और आयनिक कंपाउंड जो है वो कैसी कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं? सॉल्ट लाइक रखते हैं या सलाइन कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं। तो आयनिक हाइड्राइड्स को सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स या सलाइन हाइड्राइड्स कहा जाता था पुरानी बुक के अंदर। तो यहाँ कह रहे हैं कि हाइड्रोजन सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स कब बनाता है? जब वो किन एलिमेंट्स के साथ मिलता है? 1A 2 है, तो क्या आंसर हो जाएगा उसका? डी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? लेकिन 9th है, नंबर नो, ओके, टाइपिंग मिस्टेक काफ़ी है। No two electron in the atom can have all the same valence या same valence नहीं, same value of quantum number. This is known as, क्या है ये? This is Pauli's exclusion principle, B option बिल्कुल सही। 10th है, the number of elements in each lanthanide and actinide series are, each पूछ रहे हैं तो हर एक में पूछ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, 14 सही है। 11 क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? न्यूट्रल ही होता है, ज़ाहिर सी बात है, कंपाउंड है, कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव तो हो नहीं सकता। 12 हाइब्रिडाइजेशन यूटिलाइज्ड बाय कार्बन इन CF4 sp3 बिल्कुल सही, चूँकि 4 सिग्मा बॉन्ड है। 13 है, द मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी इज डिफिकल्ट। अब ये देखो, ये दिस इज आउट क्वेश्चन, ये आपके पूरे बुक से आउट सवाल है, ये गूगल से निकाला गया क्वेश्चन है, ठीक है, कि द मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी इज डिफिकल्ट बिकॉज दिस डिपेंड्स अपॉन डैश। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, विस्कोसिटी किसे कहा जाता है ये हमें पता है, दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन को विस्कोसिटी कहते हैं। लिक्विड जब फ्लो करता है तो उस वक्त उसको जिस रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी की को हम रिलेटिव वैल्यू निकालते हैं, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं डिटरमाइन कर सकते। एब्सोल्यूट वैल्यू विस्कोसिटी की डिटरमाइन नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करती है इस पर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स। बता सकते हैं आंसर को इसका? हाउ डू यू नो? यस, बिल्कुल सही, टेम्परेचर, चूँकि विस्कोसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है।
देखा जाएगा तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो विस्कोसिटी कम होती है, और टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं विस्कोसिटी बढ़ती है। तो सही कहा आप लोगों ने, टेम्परेचर होगा ये। तो ये थोड़ा एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। 14 है, बॉन्ड प्रेजेंट इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज, बहुत आसान है, क्या हो जाएगा? सी, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। 15 है, किप्स apparatus इज यूज्ड टू प्रिपेयर, यस, ओल्ड बुक का सवाल है, H2S। 16, अमोनिया इज रेडिली डिजॉल्व इन वाटर ड्यू टू डैश, अमोनिया पानी में क्यों डिजॉल्व हो जाता है? बोलो, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। सही है सारे सवाल? तो मसला क्लियर है ना भी सारे? आगे बढ़े। 17, the sum of exponents of the reactant in rate expression is dash, यस, क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पता है ना ये आपको, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा आपने। 18 है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज, सीजियम होगा, चूंकि सबसे आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी है, बिल्कुल सही, सीजियम। 19, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 है एल्यूमिनियम, ये भी रिपीटेड एमसीक्यूज आ रहे हैं, ठीक है। 20 है, नोबल गैस विथ वीकेस्ट वैन डर वाल फोर्स इज डैश, ये क्वेश्चन आया आपका फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 से। लिक्विड्स में आप लोगों ने पढ़ा था इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, पढ़ा था ना भाई, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। इसमें आप लोगों ने पढ़ा था वैन डर वाल फोर्सेस के बारे में। अभी आप छोड़ दें, क्या चीज़, आप छोड़ दें उसको, ठीक है। तो वैन डर वाल फोर्सेस वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस कहलाती है ना ये। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं लंदन फोर्सेस, इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या बेटा? डिस्पर्जन फोर्सेस। तो ये सारी एक ही चीज़ें, दे ऑल आर सेम थिंग्स, ठीक है। और लंदन फोर्सेस के बारे में एक चीज़ पता है कि जितना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस बढ़ता है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगती है वैन डर वाल फोर्सेस, ठीक है। जितना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, जैसे कि हम कहते हैं ना भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में सबसे ज़्यादा वैन डर वाल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग किसके अंदर है? किसमें? वैन डर वाल फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग किसमें है? बोलो, I2 में है। क्यों? चूँकि I2 का साइज सबसे, एटॉमिक रेडियस इसका सबसे बड़ा है, और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से फ्लोरीन, क्लोरीन क्या है? गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, और आयोडीन क्या है भाई? एक सॉलिड है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जो लंदन फोर्सेस होती हैं या वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं, ये एटॉमिक रेडियस के बढ़ने से स्ट्रेंथन होने लगती हैं। तो यहाँ से आपसे सवाल क्या पूछा है? वीकेस्ट वैन डर वाल फोर्स। तो जो एटम सबसे छोटा होगा, हीलियम है, हाइड्रोजन है, नियॉन है, आर्गॉन है। नियॉन आर्गॉन तो हट ही जाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम के पास एक एक शेल होते हैं। छोटा कौन होता है हाइड्रोजन हीलियम में से? क्यों? शेल तो दोनों के पास एक है। यस, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है हीलियम है, तो वो ज़्यादा श्रिंकिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। ए ऑप्शन इसलिए हीलियम करेक्ट है। सही है, आसान है। 21, द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन इथेन रिएक्ट्स विथ सल्फोनिक एसिड एंड बॉइलिंग वाटर इज डैश। ओके, इथेन का रिएक्शन सल्फोनिक एसिड के साथ और बॉइलिंग वाटर के साथ, देखो बेटा, ये रिएक्शन जो आया है ना, ये ओल्ड बुक का रिएक्शन है। न्यू बुक के अंदर ये रिएक्शन नहीं है आपके पास। बहुत लेकिन आसान है, इसमें गलती भी है सवाल के अंदर। इथेन कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड से हमारे पास रिएक्शन नहीं करता बेटा, ये होना चाहिए था इथीन। अब ये सवाल कुछ ना कुछ समझ में आएगा।
इथीन का रिएक्शन हो सकता है सल्फोनिक एसिड, मतलब सल्फोनिक एसिड नहीं होना चाहिए था ये, दिस विल बी सल्फ्यूरिक एसिड। इथीन का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करना है इसमें, तो क्या बनेगा ये बताना है। तो बहुत आसान है, देखो क्या इथीन यही होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही है ना इथीन। इसके रिएक्शन किससे करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, यही होता है सल्फ्यूरिक एसिड। देखो ज़रा, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, बॉन्ड टूटेगा, एडिशन रिएक्शन होगी ना, एक बॉन्ड इधर बनेगा, एक बॉन्ड इधर बनेगा, क्लियर है। एक तरफ H आ जाएगा, एक तरफ H2SO4 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा CH2 बॉन्ड CH2, एक तरफ हमारे पास H आ गया और एक तरफ क्या आ गया, HSO4। अब देखो है क्या, ये तो C2H5 हो गया ये पूरा पोर्शन होंगे ना, तो ये क्या हो गया हमारा, इथाइल हो गया। अब HSO4 है तो इथाइल बाइसल्फेट भी कह सकते हैं, और उसको हम कह सकते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो क्या आंसर होगा इसका, समझ गया। तो ये ओल्ड बुक का रिएक्शन था, हमने न्यू बुक में ऐसा कोई रिएक्शन इथीन का लिखा नहीं है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, बट मुश्किल नहीं है, अगर आप थोड़ा एडिशन रिएक्शन जानते हैं ना, अपने आप कर सकते हैं उसको, मतलब कुछ मैकेनिज्म तो हमें करनी आती है, ठीक है। 22 हैस लॉ अप्लाइज टू डैश। हैस लॉ किस पर अप्लाई होता है, ये फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11 थर्मोकेमिस्ट्री। हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 किस पर अप्लाई होती है, हीट चेंज एंड रिएक्शन। यस बिल्कुल सही, सी ऑप्शन, हीट चेंज एंड रिएक्शन। क्योंकि डेल्टा H निकालते हैं ना इसमें, ये बराबर होता है डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डॉट 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 डेल्टा HN। याद है ना ये, जितने भी अगर एक रिएक्शन डायरेक्ट प्रोसेस में हो चाहे इनडायरेक्ट प्रोसेस में हो, तो इनडायरेक्ट प्रोसेस में जितने भी स्टेप्स हैं उन सारे एंथैल्पी चेंजेस को जब आप प्लस करके लिख देते हैं तो जो आंसर होता है वो टोटल एंथैल्पी चेंज के बराबर आता है। याद आ रहा है कुछ साइक्लिक प्रोसेस जो था उसमें। अब आ गया 23 NaHCO3 क्या है, ये तो रिपीट हो गया, बेकिंग सोडा। 24 NaOH को और क्या कहा जाता है, बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन, चूँकि कास्टिक सोडा भी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है। समझ गए, लिखना है लिख लें। ओके 25 है, अब ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 25 If force is applied on a container containing a gas and volume is reduced to half, then its temperature would be dash। है, अगर एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है कंटेनर में जिसमें कोई गैस मौजूद है और उसका जो वॉल्यूम है ना वो हाफ हो जा रहा है, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हाफ हो रहा है। वॉल्यूम और टेम्परेचर के क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेटेड है ना। तो अगर हम वॉल्यूम को रिड्यूस करेंगे हाफ तो टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा। तो आसानी सवाल कितना मुश्किल तो नहीं था, देखने में लग रहा था पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ओके बी ऑप्शन आप घुमा फिरा के किया हुआ सवाल को बिला वजह, मतलब हम लोग टेम्परेचर वॉल्यूम के साथ करते हैं ना। 26 हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन होता है, चलो सही है। क्या होगा, एक्यूज एज, ये तो मसला ही हो गया। हेक्साक्लोरोबेंजीन जिसको हम हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन भी कहते हैं, मतलब साइक्लोहेक्सेन के साथ 6 जगह पर क्लोरीन होता है। अब ये क्या है देखा जाए, अच्छा ये हमारे पास न्यू बुक के अंदर ना, वैसे तो नहीं है, ओल्ड बुक का ही है, बट पढ़ा होगा आपने कि एक चैप्टर नंबर जो है वो आपका न्यू बुक का चैप्टर नंबर 11 है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। उसमें एक टॉपिक होता है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड में हम पढ़ते हैं कि उसके 3 टाइप्स के होते हैं पेस्टिसाइड। एक इंसेक्टिसाइड होता है, एक हर्बिसाइड होता है, एक फंजीसाइड होता है ना, ऐसे ही होता है ना भाई। तो इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड। पेस्टिसाइड, पेस्ट किसे कहा जाता है, हर वो चीज़ जो कि आपके क्रॉप्स, आपके फसलों को ख़राब करे, वो पेस्ट है। अब वो इंसेक्ट भी ख़राब कर सकता है, कभी कभार हर्ब्स भी ख़राब करते हैं, कभी कभार फंगस लग जाता है,
अलग अलग तरीके हैं। तो जो हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन होता है ये असल में एक इंसेक्टिसाइड होता है, और इंसेक्टिसाइड क्या है, वो पेस्टिसाइड की एक टाइप है। अब आंसर क्या लगाएंगे इसमें, जो स्पेसिफिक है वो लगा दें, ज़्यादा बेहतर है। तो इंसेक्टिसाइड लगाना चाहिए ना, वैसे हर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड भी होता है, बस समझ में आ रही है। तो ये वैसे ज़्यादा बेहतर इंसेक्टिसाइड लगाया जाए। 27 है मटेरियल्स विच इंक्रीज मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ प्लास्टिक्स। ओल्ड बुक का सवाल है ये, न्यू बुक में प्लास्टिक का कोई ऐसा सवाल नहीं है। वो मटेरियल जो कि प्लास्टिक की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं उसको क्या कहा जाता है। देखो फर्टिलाइज़र तो होगा नहीं, ये तो खाद है। अच्छा, नॉन ऑफ दीज भी नहीं है इसके अंदर है, या तो फिलर्स हैं या प्लास्टिसाइजर है। पता है कौन स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, पढ़ा है तुमने ना, फिलर्स होते हैं। फिलर्स जो है ना वो स्ट्रेंथ ऑफ प्लास्टिक को बढ़ाते हैं, प्लास्टिसाइजर तो वो प्लास्टिक के कंपोनेंट को बनाते हैं मेन। फिलर्स इसका करेक्ट आंसर है। तो हुज़ैफा ने सही बताया, फ्रॉम आदमजी साइंस कॉलेज। ओके 28 एल्यूमिनियम कोरोजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश। ओके बिल्कुल सही, ऑक्साइड लेयर है ऑप्शन। 29 पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं, बी ऑप्शन। 30 फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड, MgBr, ए ऑप्शन, बहुत बेहतरीन। मैग्नीशियम की क्या वैलेंसी है, क्या है, ब्रोमीन की। तो इंटरचेंज कौन करेगा, करो इंटरचेंज, क्या बना, तो MgBr कौन बोल रहा है, बी ऑप्शन, इंटरचेंज करो ना वैलेंसी। 31 फंक्शनल ग्रुप इन ऑयल एंड फैट इज डैश, एस्टर होते हैं, बिल्कुल सही। 32 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसिटिक एसिड गिव्स, एसिडिफिकेशन है ना ये, बोथ एंड भी होना चाहिए। लेकिन एक मिनट, ये तो नहीं बोला कि अल्कोहल कौन सा है, इसमें इथाइल अल्कोहल तो नहीं लिखा ना। अगर ये इथाइल अल्कोहल लिखता तो बोथ एंड भी हो जाता, लेकिन जब इथाइल अल्कोहल नहीं लिखेंगे तो आपको क्या पता इथाइल एसिडेट बन जाए। तो अगर अल्कोहल ही आ जाए तो एस्टर होना चाहिए, कोई ना कोई एस्टर बनेगा। हाँ अगर मान लेते हैं यहाँ सर मिसप्रिंट था, इथाइल टाइपिंग से रह गया, तो उस सूरत में फिर डी हो जाता। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर इथाइल होता है, क्योंकि जब बोथ वाला ऑप्शन होता है ना तो अक्सर आंसर वही करेक्ट होता है। तो ये लॉजिक है, बोथ वाला आंसर, नॉन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, अक्सर यही करेक्ट होता है ना। तो लेकिन अभी हम इसके लिहाज से देख लेंगे, सवाल के लिहाज से तो ए ही होना चाहिए एस्टर, कॉन्सेप्चुअली अगर बात की जाए तो। बात समझ आ रही है, एस्टरिफिकेशन है ना ये 32, मसला तो नहीं है कोई। 33 नाइट्रोजन ऑफ फॉस्फोरस इज गिवन टू प्लांट्स, बट नाइट्रोजन ऑफ नहीं, नाइट्रोजन एंड, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस प्लांट्स को किससे मिलता है, फर्टिलाइजर्स। ओके भाई, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस प्लांट्स को किससे मिलता है, फॉस्फोरस नाइट्रेट, सुपर फॉस्फेट, कैल्शियम। देखो पहले मैं सबका फॉर्मूला लिख देता ना, फॉस्फोरस नाइट्रेट P है, उसके बाद NO3 है, यस, ये हो जाएगा हमारा फॉस्फोरस नाइट्रेट, ठीक है। तो इससे फॉस्फोरस और नाइट्रोजन मिल रहा है। कैल्शियम फॉस्फेट क्या हो जाएगा बेटा, Ca है और PO4 है, इसकी 3 वैलेंसी यहाँ आ जाएगी, ये 2 आ जाएगा, दिस इज कैल्शियम फॉस्फेट। तो फॉस्फोरस तो मिलेगा इससे, लेकिन नाइट्रेट, नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। सुपर फॉस्फेट किसे कहते हैं, सुपर फॉस्फेट कहते हैं कैल्शियम बाइफॉस्फेट को। ट्रिपल फॉस्फेट होता है, मतलब 3 लगा देते हैं, पूरा ये इसी तरह से होता है, बट से पहले 3 मोल्स लग जाते हैं। तो ये भी हमारा सिर्फ फॉस्फोरस दे रहा है, तो क्या आंसर होगा, उसका आंसर क्या करेक्ट होगा, ए ऑप्शन, फॉस्फोरस नाइट्रेट, जिससे फॉस्फोरस भी मिल जाए और नाइट्रोजन नाम से ही पता लग रहा है। पसंद आ गए। हाइड्रोजन इज बेस्ट व्हाट, तो ये तो मैंने बता दिया था, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गए सारे 34 तक, तो मसला ठीक है, यूजी है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ को मुश्किल सवाल आए जैसे, तो देखते हैं क्या पता आगे हो। 35
विच इज अ नोबल गैस विथ वीकेस्ट, ये तो रिपीट हो गया, क्या हो जाएगा इसमें, हीलियम हो जाएगा। 36 इथाइल अल्कोहल ऑन डिस्टिल्ड विथ एक्सेस ऑफ Cl2 एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, द फाइनल प्रोडक्ट इज, ये है हमारा ओल्ड बुक से MCQs, ये आप नहीं बता सकते, मैं आपको बताता हूँ। तो ये MCQs बेटा ओल्ड बुक का है, इसको ज़रा समझ लो। देखो हमारे पास न्यू बुक के अंदर अल्कोहल फिनॉल ईथर का टॉपिक तो है, अल्कोहल फिनॉल ईथर का टॉपिक तो हमारे पास है। उसमें अल्कोहल्स जो है ना, अल्कोहल को बनाने के ख़ास तरीका होता है बेटा, अल्कोहल्स को बनाने के ख़ास तरीका होता है, उसको क्या कहा जाता है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन ये वो प्रोसेस होता है जिससे अल्कोहल को बनाया जाता है, या शराब इससे बनाई जाती है, अल्कोहल्स बनाए जाते हैं, इससे शराब बनाई जाती है, मतलब C2H5OH। और अल्कोहल से मुराद मेन इथाइल अल्कोहल, असल में जो शराब होती है वो यही होता है ना, C2H5OH। अब जब ये शुरू में बनती है, अब ये किसी पोटैटो से बन रही होती है, समटाइम हम उसको मोलेसिस से बनाते हैं, डिफरेंट तरीके इसको बनाने के। अब शुरू में जब ये बनती है ना, तो इसकी प्योरिटी बहुत कम होती है, मतलब इम्प्योर होता है शुरू में ये, उसको कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट। फिर इस रेक्टिफाइड स्पिरिट को जब रिफाइन किया जाता है क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करके, तो फिर ये बन जाता है ये 92% तक प्योर होता है। और जब इसको रिफाइन किया जाता है तो ये बन जाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, जो 100% हमारा जो है ना वो प्योर होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब इथाइल अल्कोहल को Cl2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम डिस्टिल करते हैं, तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें क्या मिलता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल मिलता है। जो पहली बार आता है वो रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है, और जब हम उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन ऐड करते हैं तो वाटर रिमूव हो जाता है उसके अंदर से, और 100% प्योर हो जाता है, जिसको एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। अच्छा समटाइम क्या होता है, यही अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या करना पड़ता है हमें, स्कूलों में, कॉलेजेस में देना पड़ता है, यूनिवर्सिटीज़ में देना पड़ता है प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए, ताकि बच्चे उससे केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकें। अब जाहिर सी बात है, या इंडस्ट्री में दिया जाता है, तो अब जाहिर सी बात है कि वो तो नशावर चीज़ है ना, तो ऐसा नहीं कि उसको लोग पीने के लिए इस्तेमाल कर लें, ऐसा नहीं कि उससे नशा करना शुरू कर दें लोग। तो इसलिए क्या होता है कि जब ये स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, इंडस्ट्री में दिया जाता है, तो इसी अल्कोहल में, इसी शराब में जानबूझकर एक जहरीली केमिकल मिला दिया जाता है, उसको हम कहते हैं मिथाइल अल्कोहल, मिथानॉल। तो जब इथाइल अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल ऐड कर दिया जाता है ना, तो उस वक्त वो कहलाता है डीनेचर्ड अल्कोहल, या उसी को हम लोग कहते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट। तो मिथाइलेटेड स्पिरिट और डीनेचर्ड अल्कोहल एक ही होता है। ये कैसे बनता है भाई, कि जब मिथाइल अल्कोहल में आप लोग मिथाइल अल्कोहल ऐड कर देते हैं, और ये ऐड क्यों किया जाता है, ताकि जो है वो जहरीला बनाया जा सके, उसको पी ना सके, नशा ना कर सके। चूँकि स्कूल कॉलेजेस में जो आपको इथाइल अल्कोहल मिलता है ना, वो बहुत सस्ता होता है, मतलब 100 रुपये की वो पूरी बोतल आपको मिल जाएगी, जबकि इसमें वो, लेकिन वो जहरीला होता है। अच्छा, गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, पीने वाली जो शराब होती है ना, उस पर लगाती है टैक्स। पूरी दुनिया में ऐसा है, बहुत भारी टैक्स लगा हुआ होता है। अब जाहिर सी बात है, बच्चों लोगों को प्रैक्टिकल करना है स्कूल कॉलेज में, तो वहाँ इतना महंगा थोड़ा ना इथाइल अल्कोहल यूज़ किया जाएगा जो पीने वाला शराब होता है। इसलिए उसमें जहर मतलब उसमें जहरीला टॉक्सिक केमिकल डाल दिया जाता है मिथाइल अल्कोहल, ताकि, और उसका रेट को डाउन रखा जाता है, उसमें टैक्स नहीं लगाया जाता, लेवी नहीं लगाई जाती, जो नॉर्मली अल्कोहल बेवरेज में लगाई जाती है दुनिया भर में जो शराब पीने वाली कौमें होती हैं उनमें। तो ये एक तरीका होता है, मतलब हम इतना नहीं जानते इसके बारे में, चूँकि हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री के अंदर, लेकिन वेस्टर्न कंट्री में ये सबको पता होती है बात, ठीक है, कि डीनेचर्ड अल्कोहल क्या है, एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है, समझो। तो इसका आंसर तो डी हो गया, ऐसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था MCQs। 37 क्लोरोप्रोपेन हैज़ 2 डैश, बहुत आसान, 2 कौन से आइसोमर होंगे इसके, पोजीशन आइसोमर होगा ना, 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन, तो B 2 पोजीशन डैश आइसोमर्स होना चाहिए था ना ये, तो पोजीशन आइसोमर्स। 38 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश, कल बताया था ना, किसकी प्रेजेंस की वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्टिव होता है। अब याद देखो, फंस गए हो तुम। देखो RMgX बॉन्ड कैसे टूटता है इसका, तो इसमें रिएक्टिव पार्ट कौन सा होगा, MgI या MgX वाला पार्ट, ठीक है, क्लियर है।
39 लिगेंड्स क्या होते हैं? लेविस बेस, बिल्कुल सही। 40 मेटल यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन, जिंक करते हैं ना, जिंक से करते हैं गैल्वेनाइजेशन, पढ़ा था ना हमने उसको फर्स्ट ईयर में, कोरोजन से रेजिस्ट करने के लिए गैल्वेनाइज करते हैं। ठीक है, क्लियर है सारी चीज़ें, समझ में आ गया? MCQ 40 तक मुश्किल है बहुत ज़्यादा? क्या आसान है? ठीक है। केमिस्ट्री तो सेफ साइड है हमारे लिए NET के टेस्ट के अंदर, बहुत ज़्यादा मतलब 25-24 लाना ही लाना है इसमें, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट इंग्लिश तो आपको गिराएगा, तो बेहतर है कि ये ना गिराए। केमिस्ट्री में 25-24 बहुत आराम से आ सकते हैं, इतने MCQs प्रैक्टिस करके हमने देख लिया, समझ लिया, इतना 24-25 लाना को बहुत मुश्किल बात नहीं होगी। बाकी में अगर 2-3 नंबर जाहिर सी बात है डाउन भी होते हैं तो हम 90-85 से ऊपर टच करेंगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी है बेटा कि इसमें पूरे रहें, तो इतने आसान MCQs की और सब्जेक्ट में नहीं मिलेंगे आपको, ना फिजिक्स में, ना इंग्लिश में, ना मैथमेटिक्स में, कहीं नहीं मिलेंगे इतने आसान MCQs, है ना भाई? आप कर लो, आप भले चीते हो गए मैथमेटिक्स में, लेकिन वो भी मुश्किल लगेगा इसके सामने आपको, ये इतना आसान है। आप भले फिजिक्स आपकी फेवरेट सब्जेक्ट होगा, बट इतना आसान नहीं लगेगा वो भी आपको। ये बहुत हलवा दे रही है MCQs, न्यूमेरिकल नहीं डाले, देखो अब तक एक भी न्यूमेरिकल नहीं किया, 40 सवाल हो गए, देयर इज़ नो न्यूमेरिकल। बात समझ में आ रही? तो आसान है ना, मतलब ये न्यूमेरिकल आता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं चीज़ें, इसमें तो है ही नहीं। और ये सारे ऑथेंटिक पास पेपर्स है, ऑथेंटिक MCQs है जो आए हैं 100%। आगे बढ़े भाई। तो 41 MCQs आते हैं इंशाल्लाह, वो भी हो ही जाएगा जब सारा हो गया तो। 41 नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स इज प्रेजेंट इन ग्रुप डैश, या किन पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर होते हैं? अपर राइट, बिल्कुल सही, अपर राइट पर होते हैं सारे। 42 विच इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? फ्लोरीन, बिल्कुल सही। और अगर पूछता मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट तो सही बोले, क्या बोला साद? लिथियम, यस राइट। 43 मोहम्मद साद, ठीक है, फ्रॉम दिल्ली साइंस कॉलेज। ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो अभी मतलब अभी जो सेशन चल रहा है ना, अभी लोग PSL मैच इतना नहीं इतना ये मेरे लेक्चर देखते हैं, अभी जो कुछ एक हफ्ता है ये पूरा, अभी तो ख़तरनाक व्यूज़ चल रहे होते हैं मेरे यूट्यूब पे, बहुत ख़तरनाक। तो ये तारीफ़ करवाओ अपनी, इसके अंदर तारीफ़ करवाओ, आंसर सही देख। ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? तो हो गया ना, लिथियम। ओके, 44 एक्वा रिजिया प्रोड्यूसेस डैश। एक्वा रिजिया ये देखो, ये भी बेटा ओल्ड है, ओल्ड बुक का है, न्यू बुक नहीं है। एक्वा रिजिया किसे कहा जाता है? रॉयल वाटर, उर्दू में कहते हैं आबे शाही। एक्वा रिजिया, रॉयल वाटर, आबे शाही, बादशाहों का पानी। ये वो पानी नहीं है जो बादशाह लोग पीते हैं, नहीं, ये एक वो ऐसा वाटर होता है जो कि अपने अंदर गोल्ड को डिसॉल्व कर लेता है। और गोल्ड क्या होता है? गोल्ड होता है रॉयल एलिमेंट। तो हर वो लिक्विड जो गोल्ड को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले, सोने को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर ले, ऐसा वाटर कहलाता है एक्वा रिजिया केमिस्ट्री के अंदर। और एक्वा रिजिया असल में दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, दो एसिड्स का मिक्सचर होता है। कौन कौन से दो एसिड? एक होता है HCl और दूसरा क्या होता है? HNO3। इन दो एसिड्स का मिक्सचर एक्वा रिजिया कहलाता है, और जो 3:1 के रेशो में कंबाइन होते हैं, ये होता है एक्वा रिजिया। इसके मिलाप से जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं ना बेटा, तो NOCl बनता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड, वाटर बनता है, और नेसेंट क्लोरीन बनता है। दिस नेसेंट क्लोरीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गोल्ड इन एक्वा रिजिया। ये नेसेंट क्लोरीन जो है ना, इसकी वजह से डिजॉल्व होता है। अब जैसे गोल्ड डाला आपने, गोल्ड मतलब सोना, गोल्ड आपने एक्वा रिजिया में डाल दिया, तो वो करता क्या है? वो इसी नेसेंट क्लोरीन से रिएक्शन करके AuCl4 माइनस साइन बना लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड ऑरिक क्लोराइड। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन। 1 मिनट, एक्वा रिजिया प्रोड्यूसेस डैश। एक्वा रिजिया प्रोड्यूस तो नहीं करता ये,
एक्वा रिजिया प्रोड्यूस तो नहीं करता ना ये। गोल्ड जब रिएक्शन करता है एक्वा रिजिया से तब जाकर ये बनता है। एक मिनट, एक्वा रिजिया प्रोड्यूसेस डैश बाय द रिएक्शन विथ गोल्ड। अब हो सकता है सही, मतलब गोल्ड के साथ रिएक्शन करके एक्वा रिजिया ऑरिक क्लोराइड बनाता है, वरना एक्वा रिजिया तो ये चीज़ प्रोड्यूस करे ना बस, नाइट्रोसिल क्लोराइड, वाटर और नेसेंट क्लोरीन। लेकिन ये प्रोड्यूस तो नहीं कर रहा ना, अगर लॉजिकली देखा जाए तो। फाइनल नहीं ना, ये रिएक्शन अलग है। मान लो जैसे हमने देखो, हमने बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने HCl और नाइट्रिक एसिड डाल के छोड़ दिया, अब ये बन गया एक्वा रिजिया इसके अंदर। उसमें ये रिएक्शन नहीं होगा। ये रिएक्शन कब होगा? जब हम गोल्ड की कोई चीज़ उसके अंदर डालेंगे, तब वो गोल्ड को डिजोल्व करेगा। तो एक्वा रिजिया ने तो प्रोड्यूस नहीं किया ना, वो देखा जाए तो। चलो जो भी हो, आंसर इसका भी है, जैसा भी देख लेना, ठीक है। 45, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट? बोलो, पढ़ा है टॉलरेंस रिएजेंट? ये तो हमारे सेकेंड ईयर के क्या देता है? डी, सिल्वर मिलर, सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल देता है। सिल्वर मिरर एक ही बात है, मेटल ही होता है, मेटेलिक सिल्वर जो डिपॉजिट होता है। बॉक्साइट किससे प्यूरिफाई किया जाता है? तीनों से किया जाता है, डिपेंड करता है कि कौन सी इम्प्योरिटी उसके अंदर मौजूद है। समझ में आ गया 46 तक? 47, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू, क्यों स्टेबल है ज़्यादा? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल सही। क्या ऑप्शन है? सी हो जाएगा। क्लियर है? कैंसर इज ट्रीटेड बाय यूजिंग, फुल रट के आए हो तुम लोग, कैसे पता हो सकता है तुम लोग को ये? कोबाल्ट 60, ये ओल्ड बुक का टॉपिक है। तो कोबाल्ट 60 ये कोबाल्ट का आइसोटोप होता है जिससे कैंसर की ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। 49, रिएक्शन ऑफ SO3H इन बेंजीन इज कॉल्ड। मलिक सा नाम है, मतलब कुछ भी हो, मतलब रिएक्शन ऑफ SO3H इन बेंजीन। ये सवाल थोड़ा सा उलट पुलट हो गया है, आंसर चलो यही होना चाहिए था इसका। हाँ, फॉर्मूला भी, ये फॉर्मूला सही कह रहा हो, SO3H, ये बेंजीन, ये भी है क्या? हाँ, ये भी सही, ऑल ऑफ दीज हो गया ना, ये तीनों ही है। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है? बेंजीन रिंग है, उसके साथ SO3H है, तो ये तीनों ही एक ही चीज़ें बता रहे, बिल्कुल सही। 50, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ABCD, चेक करो। साइड में ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ओनली, बिल्कुल सही, सिर्फ p से ही बनता है, s तो होता नहीं इसमें। सही, 50 तक हो गया, समझ में आ गया? 51 करते हैं। In primary alkyl halide, halogen atom is attached to a carbon which is already attached to dash. प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में कल हमने पढ़ा था ना, X है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में हैलोजन एटम अटैच होता है कार्बन एटम से, जो ऑलरेडी अटैच होता है किसी एक अल्काइल रेडिकल से, या ज़ीरो भी हो सकता है, एक कार्बन या ज़ीरो कार्बन। क्या आंसर हो सकता है? यस, विच इज़ ऑलरेडी अटैच टू 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 कार्बन एटम। सही है, ये ऑप्शन हो जाएगा। 52, एट वॉट टेम्परेचर डज वाटर हैज़ हाइएस्ट एवरेज काइनेटिक एनर्जी? जितना ज़्यादा, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन सा है? सबको केल्विन कर लेते हैं या 273 केल्विन हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। अच्छा सॉरी, वो रिवर्स बोल दिया, एक मिनट। 273, एक मिनट रुक जाओ, 0 केल्विन है ना, सही बिल्कुल। टू 273 केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता क्या? होता है ना।
तो 373 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो सही ना, बोथ है, सही कह रहे हो, मतलब आप इसको कन्वर्ट कर दे रहे हो, एक ही बात है, मतलब प्लस 273 कर दे रहे हो, तो कुछ भी कर लो, बात एक ही। 53 वीकेस्ट वैन डर वाल्स फोर्स, ये तो दोबारा आ गया, लेकिन अब इसमें चेंज हो रही है, क्रोमियम कहाँ से आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, इसमें तो मेटल है ये, और पोटेशियम ये भी पॉसिबल नहीं है, मेटल्स नॉन मेटल्स में होती है वैन डर वाल्स फोर्सेस। क्रोमियम, ऑक्सीजन, सबसे बड़े वीक सबसे छोटा कौन है, क्या KR, क्रिप्टॉन है भाई, ये नोबेल गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, फर्स्ट 2 3 4, तो सबसे वीकेस्ट पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या हो गया, डी हो जाएगा, ऑक्सीजन, क्योंकि क्रिप्टॉन में शेल ज़्यादा है, ऑक्सीजन में कम है, जिसमें शेल कम होगा, जो छोटा एटॉमिक रेडियस होगा वो ज़्यादा वैन डर वाल्स फोर्स कम वैन डर वाल्स फोर्स होगा उसका। 54 है केमिकल फार्मूला बेस्ड ऑन एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डैश, हाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सही। 55 है फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर बिकॉज, फ्यूजन कौन सा फ्यूजन है, ये मेल्टिंग वाला फ्यूजन है, एक तो हम लोग मेल्टिंग को कहते हैं फ्यूजन, और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, वो तो अलग है फिजिक्स वाला, वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम जिसमें बनता है, पता नहीं कौन सा, देखो ऑप्शन देखो। फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस होता है हाई टेम्परेचर पे, क्यों, मॉलिक्यूल्स ब्रेक अप एट हाई टेम्परेचर, न्यूक्लियाई ब्रेक अप एट हाई टेम्परेचर, एटम्स आर आयनाइज्ड एट हाई टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी इज हाई इनफ टू ओवरकम रिपल्जन बिटवीन न्यूक्लियाई। फिजन में ब्रेक होता है ना, मतलब अगर हम वो वाला बात करते हैं ना, अगर ये शायद मेल्टिंग वाला ही है, ये मेल्टिंग वाला है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन वाला नहीं, क्योंकि वहाँ ब्रेक नहीं होता, बल्कि वहाँ तो कंबाइन हो रहा होता है, फिजन में ब्रेक हो रहा होता है, न्यूक्लियर फिजन, फिजन और फ्यूजन में फ़र्क पता है ना, तो ये मेल्टिंग वाला है, तो मेल्टिंग क्यों होती है, काइनेटिक एनर्जी इज हाई इनफ टू ओवरकम, सही है, डी ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो मेल्ट हो जाती है चीज़ें, सही है, तो ये थोड़ा सा था मुश्किल। 55 को मसला। 56 हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन, ये तो पता है यार, बोलो 12 है ना भाई, 12 सिग्मा, जल्दी करते हैं, टाइम ओवर हो गया। 57 अबे यार सुके, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स आइसोप्रोपाइल अल्कोहल्स, बिल्कुल डी, हाँ नहीं सिर्फ ए, क्या हो गया, अभी भी करके दिखाऊं, CH3 COH H CH3, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, क्या K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्या होगा, यहाँ से H, एक H निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा, पानी बन के अलग हो जाएगा ये, प्लस और यहाँ क्या बनेगा, CH3CO CH3 डबल बॉन्ड, तो क्या ये एसीटोन नहीं है, डायरेक्ट कीटोन क्या बोला, एसीटोन जब स्पेसिफिक पे आता है ना, हमेशा जनरल बात नहीं करते हैं, स्पेसिफिक बात करते हैं, मतलब वैसे वो कीटोन ही है, लेकिन स्पेसिफिक बता देंगे एसीटोन, या अबे यार ये तो नहीं, तो डी ऑप्शन सही हो तो सकता था वैसे, मतलब डी भी तो लग सकता था ना, देखा जाए तो वो एसीटोन कीटोन भी है भाई, तो ए और सी, मतलब उस तरह अगर हम स्पेसिफिक देखा जाए तो एसीटोन ही है, बन गया वो आपके सामने मैंने बना दिया, ये वो एसीटोन कीटोन ही है ना एक तरह का, और क्या है, तो यही लगा दें क्या, आंसर की मैं पता नहीं, डी ही लगा लेते हैं, मतलब अजीब सा लग रहा है, मतलब सही है ना, क्योंकि कीटोन ही है ना एसीटोन, तो देखा जाए तो डी, इसको डी ही लगा लेना, सही है ना, मसला नहीं है। अच्छा इसके आंसर्स किस करेक्ट पता, करेक्ट एनईडी लॉन्च नहीं करते इसके आंसर किस, कभी एनईडी कभी करेक्ट आंसर किस कभी भी नहीं बताती कि इसका आंसर क्या है, वो हमें ही निकालना पड़ता है टीचर्स को आंसर की, तो जैसा हम बताते हैं, जैसा हम देख रहे हैं, उसी तरह से आपको मानना पड़ेगा, उसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ये ज़रूरी है, वरना कोई और हल नहीं है इसका, कोई आंसर की ऑथेंटिक नहीं आता इसका कहीं से, MCQs नहीं आ रहे तो आंसर की कहाँ से आएगा, आसान सी बात है। 59 लोएस्ट एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एनर्जी को तो पता है ना, जितना
छोटा आयन होगा उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। जितना अच्छा सबसे छोटा आयन ढूंढ, सबसे बड़ा आयन ढूंढ लो, क्योंकि लोएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी पूछ रहे हैं। जितना बड़ा आयन होगा उतनी, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से? लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, रुबिडियम। रुबिडियम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे? टाइम खत्म हो गया, डिटेल में नहीं जा रहा। सही है, रुबिडियम ज़्यादा शेल होंगे ना इसमें, नीचे आइए। आयनिक सॉल्ट इन वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डैश। ये भी मुश्किल MCQs है, आया था ना पिछली बार भी किया था। क्या है इसका? हाइड्रेटेड आइंस, ए ऑप्शन सही। 61 है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? न्यूट्रल ही होता है, ना एसिडिक ना बेसिक, न्यूट्रल होता है। ठीक है कि क्लियर है? 62 लास्ट स्लाइड चल रही है। हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बोनाइल ग्रुप, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, बिल्कुल सही जवाब। ट्राइगोनल प्लेनार होता है। विच इज एंटी फ्रीजिंग एजेंट? अब ए भी तो नहीं है ना, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल नहीं, सिर्फ इथाइलिन नहीं होता। सही है। वेंट्रावॉल फोर्स हाईएस्ट किस में होगी? सबसे बड़ा आयन ढूंढ लो, सबसे बड़ा एटम ज़ीनॉन। यस बिल्कुल, यस ज़ीनॉन हो जाएगा। ठीक है। 65 आयनिक कंपाउंड्स इज फॉर्म बिटवीन ग्रुप डैश। मेटल नॉन मेटल ढूंढ लो, 1 and 7 है। सही है, मेटल नॉन मेटल। 66 इफ वी ऐड कैटलिस्ट इन अ रिएक्शन इट डैश, जैसे स्पीड्स अप द रिएक्शन। लाफिंग गैस और क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है? N2O लास्ट। और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? फ्लोरीन। समझ में आ गया सबको? दैट्स इट।